हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो पिछले लेक्चर्स है उसमें हमने क्या क्या देखा था, तो उसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट देखे थे। इसके अलावा हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के भी, यानी कि इसके पीछे जो दोनों लेक्चर्स थे ना उसमें हमने क्या किए थे स्टूडेंट्स, हमने ना क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो इसमें हम किस किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चलो आपको पहले तो मैं दिखाई देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग ये जानेंगे कि मॉड्यूलस एंड जो एम्पलीट्यूड है वो किस प्रकार से निकाला जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। देखिए आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन्स डायग्राम में दिखाना है तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलो हम शुरुआत कर ही देते हैं। तो देखो क्वेश्चंस देखने के पहले जानते हो इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बताऊंगी, सुनिएगा एकदम ध्यान से, तभी जाके आप ये जो मॉड्यूलस और ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो आप निकाल पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला तो हमने देखा था मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड का, तो जी हाँ आप लोगों ने देखा था, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है ना इसमें कुछ और बातें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, तो आ जाओ समझते हैं। देखिए जैसे कि पहला टॉपिक तो मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है आप सभी लोग जानते हो। मॉड्यूलस को हम लोग आर से भी दिखाते हैं, राइट। तो मॉड्यूलस के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, तो इस प्रकार से बताया था ना। क्या होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला, देखो ये आर विच इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड की, किसकी, एम्पलीट्यूड की। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखो मान लो जैसे ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये क्या है पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बड़ा करो, देखो ये ए कॉमा बी। ए क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड विच इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिए, ए प्लस बी आई। ठीक है, तो ये ए क्या है, ये वाला ए, और बी क्या है, ये वाला बी। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, मिला दिया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा, यानी कि एम्पलीट्यूड। यानी कि मान लीजिए ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, मुझसे पूछा गया कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, यानी मुझसे क्या पूछा जा रहा है, तो मुझसे ये थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, अब ये थीटा का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं। तो सुनो, वैसे तो नॉर्मली हमने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें थीटा बताना है यानी एम्पलीट्यूड बताना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स b अपॉन a, राइट। लेकिन अब देखो इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, आप लोगों को बताती हूँ, यानी टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी होंगे। अच्छा कैसे होंगे, आ जाओ लाइन खींच के बताती हूँ। जैसे देखो होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा, अरे ये कौन सा कलर आ गया, अब देखो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस हो गया, बताया था ना आप लोगों को, और ये हमारा वाई एक्सिस है यानी कि इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है यानी कि रियल एक्सिस। ये होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। आप सभी लोग जानते हो, मैंने ये बात पहले बताई थी। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास a है और b है, तो a फॉर क्या, रियल। देखो a क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी समझिएगा z विच इज इक्वल टू a प्लस बी आई है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, ये a रियल पार्ट होगा। ये क्या होता है, ये b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, समझेगी नहीं। तो देखो a को हम कहाँ पे दिखाते हैं, ये x एक्सिस पे दिखाते हैं ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। एंड b को हम कहाँ पे दिखाते हैं, इस पे दिखाते हैं, इसीलिए y एक्सिस क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ थीटा के बारे में बता रही थी ना। तो सुनिए होता क्या है, जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट पी, तो इसमें देखो क्या होता है बच्चों, ए एंड बी, राइट। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे अभी तक आप कैसे पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे मेरे पास पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे होते हैं, एक्स एंड वाई के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बल्कि एक्स और वाई ही है, बस यहाँ पे इन्होंने ए और बी लिख दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, राइट। तो ये क्या होता है, ये हमारा
हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे प्लस प्लस आता है, यानी कि x एंड y दोनों अगर पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है कोई पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3,2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, राइट। वैसे ही मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू क्या है 5 एंड बी का वैल्यू क्या है 6, तो देखो दोनों प्लस में है, अगर दोनों प्लस में रहेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, और अगर ऐसा हो गया, देखो इसमें क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक माइनस और दूसरा क्या होता है प्लस, यानी कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो क्या होता है माइनस में होता है, y कोऑर्डिनेट्स किस में होता है, प्लस में होता है। तो मान लीजिए अगर इस तरीके से पॉइंट है हमारे पास, जैसे ये माइनस में हो गया -5,6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों भी माइनस में होते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी माइनस, y कोऑर्डिनेट भी माइनस, मतलब मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है, कैसा, -5,-6, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस, यानी कि एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है, वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस होता है। मान लीजिए ऐसा है हमारे पास, रुको अरे मिट जा तू, मान लो हमारे पास ये वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-2, तो ये देखो प्लस और माइनस आया ना, यानी ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आ जाओ बताती हूँ। देखो जैसे कि अगर हम किसी भी पॉइंट को दिखाएंगे तो हमारे पास ए भी होगा और बी भी होगा, यानी इस प्रकार से होगा ना, बी ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ना, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, किसमें, क्या बोला मैंने, अगर ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फिर थीटा के लिए ये फॉर्मूला बनेगा जो हमने सीखा था, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, सिंपल सा जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड। और सुनिए, अगर ये बी कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो फिर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों फॉर्मूला, कौन सा, आ जाओ इधर देखो, थीटा के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखना, फिर यहाँ पे b अपॉन ए तो रहेगा ही, बाकी इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा बताती हूँ, इसमें ना हम लोग पाई को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, पाई को ऐड करेंगे। ठीक, ये कब की बात है, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तब। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर ये पॉइंट जो है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा, यानी ये तो आपको लिखना ही है, इसके अलावा आपको पाई भी इसमें जोड़ देना है। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो आप सेकंड में कर रहे थे वही आपको थर्ड में करना है, यानी थर्ड के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस पाई। ठीक, अच्छा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो ये हो जाएगा थीटा का फॉर्मूला, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, उसके बाद यहाँ पे लिख देना 2 पाई। समझे, ये बात समझ में आई। सुनो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो फिर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। अगर सेकंड या फिर थर्ड में आया तो क्या करने का, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस उसमें पाई को जोड़ देना, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो 2 पाई को जोड़ देना। ठीक, सिंपल। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना। जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 90 होगा, यहाँ से आएंगे तो 180 होगा, जानते हो ना, ये कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा होता है। फिर जब यहाँ से यहाँ पर आओगे तो कितना हो जाएगा 270, और पूरा घूम जाओगे तो 360 हो जाएगा, राइट। तो देखो अगर मुझे रेडियन, आप लोग जानते हैं कि नहीं, पढ़ा होगा पर भूल गए होंगे आप लोग। देखिए रेडियन मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास डिग्री में कोई एंगल दिया गया है, मान लीजिए जैसे कि 30 डिग्री है। ठीक, अब मुझे इसे क्या करना है ना, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। समझे कि नहीं, क्या करना होता है, सुनो, अगर किसी डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, यानी डिग्री में किसी एंगल का मेजरमेंट दिया गया है और उसे रेडियन में चेंज करना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 30 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो कितना आया, पाई अपॉन 6, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे बोल सकते हैं, तो पाई अपॉन 6 रेडियन करके बोल सकते हैं। ये जो सी जैसा बनाया ना, ये रेडियन का सिंबल है। जैसे यहाँ पे देखो डिग्री का सिंबल होता है, वैसे रेडियन का इस प्रकार से होता है, समझे। तो देखिए यहाँ पर
ये जो 90 डिग्री है, अगर इसको रेडियन में मैं आपसे पूछूं तो बोलो क्या होगा, जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि 90 में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 9 में से 9, 9 2 18, यानी कितना आया पाई अपॉन 2। तो 90 को हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं, पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक, और देखो ये जो 0 है ना, तो 0 को देखो 0 रेडियन में भी 0 ही होगा, यानी ये 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका कुछ टेंशन नहीं है। आ जाओ यहाँ पे 180। अब इसको रेडियन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे ये कर दो 180 इंटू पाई अपॉन 180। तो बोलो क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि पाई आ जाएगा ओनली। अब पाई से नहीं, 180 से 180 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई। मतलब 180 को अगर पाई में लिखना हुआ, 180 को अगर रेडियन में लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, पाई रेडियन लिखेंगे। ये है पाई रेडियन। ठीक, और अगर 270 को हमें रेडियन में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे सॉल्व करके हम देख लेते हैं। आ जाओ, 270 था ना, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो 0 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, यानी क्या आया बच्चों 3 पाई बाई 2। समझे। तो देखो 270 को हम लोग रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आ जाओ अच्छे से लिख देती हूँ अभी, 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, इसीलिए बताई क्योंकि एम्पलीट्यूड में ना इसका भी काम आएगा। देखो जैसे हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि जो आपका पॉइंट है वो क्वाड्रेंट में ही आए, कभी कभी वो एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या तो वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो देखिएगा, अगर अब ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोला मैंने कि अगर आपका जो पॉइंट है ना वो पॉजिटिव, देखो एक बात आप जानते हो ये क्या है, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, जब इसके इधर जाएंगे तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब इसके पीछे जाएंगे तो वो होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसके ऊपर जाओगे तो ये क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके नीचे जाओगे तो क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आता है तो फिर वहां पर डायरेक्टली आप थीटा का वैल्यू जानते हो क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा 0। मैं कलर चेंज करके बताऊं क्या, रुको, ताकि आपको समझेगा कि यहाँ पे लिखना क्या है, कौन सा कलर लिया जाए। आ जाओ, ये दिखेगा, ये देखो आपको इस कंडीशन में, ये तो बहुत ये डार्क हो गया, रुको कुछ और ये ले लेते हैं, ये तो लिया था। ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए आपका जो P है ना, देखो कुछ इस प्रकार से है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर ये आ रहा है, मतलब देखो A का वैल्यू कुछ होगा, यानी A कुछ होगा, लेकिन जो Y है ना वो क्या हो जाएगा 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं, A क्या होगा प्लस में कुछ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ ले ही लेती हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, और जो Y का Y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है 0, मतलब A का वैल्यू 3 और Y का वैल्यू क्या है 0। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, A का वैल्यू 3, ये हमारा रियल एक्सिस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस है ना, तो इस 3 को हम यहाँ पे कहीं पे दिखाएंगे, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और Y देखो यहाँ पे क्या है 0, यानी कि Y यहाँ पर, मतलब वो जो पॉइंट है ना वो किधर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा। तो बताओ ये कहाँ पर आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा यानी एम्पलीट्यूड है ना उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा 0। समझे, समझा। अच्छा, अगर ऐसा आ गया जो हमारा पॉइंट है, अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आया, मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आया, तो फिर थीटा का वैल्यू जानते हो क्या लिखने का, तो थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 2 लिखने का डायरेक्टली। यानी आपको यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई बाई 2। समझे, अगर ये इस साइड आया तो, और अगर ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आया, मान लीजिए यहाँ पे -3 होता और ये 0, तो -3 मतलब यहाँ पर कहीं पर ये वाला पॉइंट आता, तो ये किधर आ रहा है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा है ना, थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, तो पाई लिख देंगे बस। अच्छा, अगर ऐसा आया निगेटिव वाई एक्सिस आया तो फिर क्या लिखने का, तो फिर थीटा का वैल्यू डायरेक्टली लिख देना 3 पाई बाई 2। यानी आपको कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा सीधा जो मैंने बताया वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो ये बात आप लोग को समझ में आई ना अच्छे से, क्या बताना चाहती हूँ मैं।
चिंता मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें बता देती हूँ, एक और बस यहाँ पे टेबल बताऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने चलेंगे। ओके, जिन्होंने क्लास, अच्छा 11th आप डिप्लोमा में हो ना, तो 11th जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा 11th के साइंस में ये सब कुछ था। आ जाओ, अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ और बातें, जैसे कि टेन के बारे में आप सभी जानते हो, ये क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, और टेन थीटा। तो देखो जो 10 है वो 0 डिग्री पे कितना होता है 30, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, 30 डिग्री पे कितना होता है, फिर उसके बाद 30 के बाद क्या आता है 45, फिर उसके बाद 60 एंड 90, और हम आगे जाएंगे 180 एंड 180 के बाद 270 भी ले लेंगे और 360, बस इतने तक ही हमें याद करना है। तो बताओ 10 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है। 10 30 डिग्री, देखो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है जो आप लोगों ने क्लास 9 10th में सीखा होगा, नहीं सीखा है मुझे पता है, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है, जो अभी से बता रही हूँ ना इतना आप नोट डाउन करके रख लो और एक बार पढ़ लेना, बस एक बार ऐसे रिवाइज कर लेना, याद आ जाएगा। तो बताओ 10 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 होता है। 10 45 क्या होता है, 1 होता है। 10 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 होता है। 10 90 डिग्री क्या होता है, तो इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। और 10 180 डिग्री 0 होता है, ये क्या होता है इनफाइनाइट अगेन, और ये होता है क्या 0। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैंने डिग्रीज में लिखा है ना स्टूडेंट, इसको हम रेडियन में कैसे बोल सकते हैं, तो देखो 0 डिग्री को रेडियन में तो 0 ही बोला जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, तो π/6 बोलते हैं। मैंने आपको इधर बताया था ना, जैसे मान लो इधर 30 डिग्री है तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो π/6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये जो 45 डिग्री है, अब इसको अगर रेडियन में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लो। वैसे डायरेक्टली तो जानते ही हैं कितना होता है, π/4 होता है, फिर भी चलो आ जाओ एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 45 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो 9 5 45, 9 2 80, फिर 5 1 5 4 20। देखो π/4 आया कि नहीं। वैसे 60 डिग्री को अगर रेडियन में बोलोगे तो π/3 हो जाएगा, 90 डिग्री को बोलोगे तो क्या हो जाएगा π/2, और 180 डिग्री को रेडियन में बोलोगे तो क्या आएगा, ओनली पाई, और 270 को रेडियन बोलोगे तो क्या आएगा 3π/2, अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, और 360 को अगर रेडियन में बोलना चाहो तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 2π मिलेगा। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं एम्पलीट्यूड निकाल रही हूँ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कुछ ऐसा आया, यानी कि थीटा विच इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, tan इनवर्स। और यहाँ पर मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, b/a होता है। तो मान लीजिए मुझे ना इस ब्रैकेट में क्या मिला, इसमें से कोई भी नंबर मिला, यानी कि मान लीजिए ये मिला 1/√3। ठीक है, तो फिर इसका आंसर मैं क्या लिखूंगी, तो इसका आंसर ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, इसके प्लेस पे जानते हो क्या लिखना, इसके प्लेस पे ये लिखना। देखो ये 1/√3 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियन कितना है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग रेडियन क्या है, कितना है π/6। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा π/6, यानी कि सिंपल सा तरीका बता रही हो। देखो 1/√3, तो जो 10 है वो 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं π/6। तो ये पूरे के प्लेस पे आपको लिख देना है π/6। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता, जैसे रुको ये तो आपने देख लिया, मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आता 1, ठीक, तो 10 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख देते बच्चों, π/4 लिख देते। मतलब कहने का क्या है कि अगर इसमें से कुछ आया ना तो आपको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो रेडियन दिया रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा ना इसमें, तो बस यही लिख करके छोड़ देने का, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तब उधर ज्यादा चिंता मत करना, इसमें से कुछ आया तो फिर लिखना, वरना अगर ऐसा आया ना तो ऐसे ही लिख करके छोड़ दीजिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई अच्छे से। यस, तो बस इतना ही बेसिक था जो हमें समझना था। आप बोलेंगे बस इतना सा है, तो पहली बार पढ़ रहे हो ना इसीलिए आप लोग को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सच्ची बता रही हूँ प्रैक्टिस कर लोगे ना समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो तो ये फॉर्मूला होता है, हाँ मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, फिर एम्पलीट्यूड निकालने का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। और यहाँ पर कुछ और बातें बता दूँ,
चलो अभी कुछ नहीं बताना है, अभी आगे चलेंगे। पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप जानते ही हैं कैसा होता है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, आप भी कब से बोर हो गए होंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अभी सुनिए, हमें यहाँ पे मॉड्यूलस बताना है एंड एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहली बात तो सॉल्यूशन, ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट z विच इज इक्वल टू 7 - 5i, ठीक। तो अब मुझे बताओ ये जो है इसमें से मुझे a और b के वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे, तो मिल जाएंगे ना। देखो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, तो a + bi होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमें a मिलेगा, बोलो बोलो a कितना मिलेगा, तो a मिलेगा 7 एंड जो b है ना ये हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये हमको -5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास a है और b है, तो उसके बाद हम लोग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि जो r है ना वो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था ना, √a² + b², ठीक। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को रखेंगे तो बताइए a का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 7 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7 = 49 और 5 × 5 = 25 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग +25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 × 5 कितना होता है 4, है ना, मतलब 14, 1 आया, 4 × 2 = 6 एक साथ, यानी कि 74, ठीक है, इतना ही आएगा 9 × 5, ठीक है, 4 × 2 = 6 एक साथ, और ये रूट के अंदर, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें r मिला। आप सोचिए इसको और छोटा किया जा सकता है क्या, मुझे नहीं लगता कि ये और छोटा होगा, अगर ये छोटा हो सकता तो हम करते, पर 4 × 1 = 4, नहीं, अब ये छोटा नहीं होने वाला, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला काम तो हमने कर लिया, हमसे बोला गया था कि मॉड्यूलस बताओ, लो जी हमने बता दिया। अभी यह बताना था एम्पलीट्यूड, तो आ जाओ एम्पलीट्यूड निकालते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, सुनो। वैसे तो थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स b/a, राइट, ये होता है। लेकिन मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फिर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स b/a करके, राइट। लेकिन अगर वो सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये रहता है ना, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं, पाई को प्लस कर देते हैं। आ जाओ आपको बताती हूँ, पहले एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। देखो अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो हमारा ये फॉर्मूला होता है थीटा का tan इनवर्स b/a + पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फिर फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, तो tan इनवर्स b/a, और फिर इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 2 पाई को प्लस कर देते हैं, राइट, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर पॉइंट क्या बनेगा, देखिएगा a का वैल्यू 7 एंड जो b है इसका वैल्यू क्या है -5। तो देखो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में आता है, जल्दी से याद कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बताओ प्लस माइनस किस में आता है, सोचिए सोचिए, तो प्लस माइनस यानी कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, प्लस और ये माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, बता दियो। पहले ये लिखेंगे कि दिस पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z, यानी कि थीटा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, तो tan इनवर्स b/a, और इसमें हम किसको जोड़ेंगे भाई, हाँ 2 पाई को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलो अभी क्या वैल्यूज इधर पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स b का वैल्यू -5 एंड a का वैल्यू 7 + 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, -5/7। तो देखो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी, यहाँ पे पीछे ज़रा देख लीजिएगा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसमें से कोई नंबर आता है, यानी यहाँ पर अगर इसमें से कोई नंबर आता है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग में जो रेडियन रहता है वो लिखने का। लेकिन अगर इनको छोड़ करके कुछ आया, जैसे यहाँ पर देखो क्या है -5/7, ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये तो हमें टेबल में नहीं दिखाई दे रहा, -5/7 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। मतलब देखो ये जो माइनस है ना इसको बस हम लोग बाहर निकाल देंगे, रुको 1 मिनट। यहाँ पर थीटा
विच इज़ इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ये जो माइनस है ना इसको बाहर निकाल सकते हैं हम। अच्छा माइनस को बाहर क्यों निकाल दिया बता रही हूँ, ये भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 5/7, उसके बाद से +2π। देखो मैंने ना ये माइनस को बाहर क्यों निकाला, देखो इसका ना ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने शायद सीखा होगा कि अगर ऐसा है 10 और फिर यहाँ पे एंगल में माइनस है, जैसे इधर एंगल में माइनस था राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस है ना माइनस को बाहर निकाल करके लिख सकते हैं ऐसे tan थीटा करके। ओके, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो देखिए हमने यहाँ पे r भी बता दिया यानी कि मॉड्यूलस भी बता दिया और एम्पलीट्यूड भी बता दिया। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो आप इधर लिख सकते हो कि मॉड्यूलस यानी कि r, बोलो कितना, तो रूट के अंदर 74 एंड एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये पूरा लिख दीजिएगा -tan इनवर्स 5/7 +2π। समझे, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, मैं आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिखा देती हूँ और फिर इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो चलो अब आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा फिर से आप लोगों के सामने एक और उसी टाइप का सवाल, इसमें भी आपको मॉड्यूलस बताना है और एम्पलीट्यूड बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों सॉल्यूशन और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट z विच इज इक्वल टू √3 + √2i। ठीक, अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो a + bi के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a का वैल्यू हमें इधर मिल जाएगा √3 एंड जो b है ना इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, √2 मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, सिंपल। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर हमारे पास a आ गया b आ गया, यानी कि हम लोग मॉड्यूलस बता सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि r क्या हो जाएगा, तो ये होगा फॉर्मूला इसका √a² + b²। वैल्यूज इधर हम लोग पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पर मैंने लिखा √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद b यानी कि √2 का स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट के अंदर क्या बचता है, तो 3 + 2 करने पे क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। यानी कि हमें मॉड्यूलस ऑफ z क्या मिला, तो ये मिला रूट के अंदर 5। ठीक है, ये है मॉड्यूलस ऑफ z। तो हमने मॉड्यूलस निकाल लिया। अब बारी किसकी है, तो अब बारी है किसकी, एम्पलीट्यूड की। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि हियर हमारे पास पॉइंट क्या है, देखो a का वैल्यू इज √3 एंड b का वैल्यू इज √2। तो बताओ दोनों भी प्लस में है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर √3 एंड √2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि जो थीटा है ना उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा उसका फॉर्मूला tan इनवर्स b/a। यानी कि इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं प्लस करना पड़ेगा, अरे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमें कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने tan इनवर्स और b का वैल्यू इज √2 एंड a का वैल्यू इज √3 b का वैल्यू √2, a का वैल्यू इज √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड। बस ऐसे ही तो करना था, देखो कितना आसान है। तो यहाँ पे लिख दो लास्ट में इसका आंसर। हाँ बस ऐसे ही तो है, देखो आसान लगा ना अभी आप लोगों को। मॉड्यूलस क्या आया है, √5 एंड एम्पलीट्यूड इज tan इनवर्स √2 अपॉन √3। समझे,
तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। 1 मिनट में है ना, आपको पूरा ऐसे करके दिखा देती हूँ, देखो, ठीक, देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें फिर से यहाँ पे मॉडुलस बताना है और क्या बताना है, तो एम्पलीट्यूड बताना है। तो देखिएगा फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट z विच इज इक्वल टू -8 + 15i। अब अगेन बोलो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो a + bi के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ से ना हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -8 मिलेगा, एंड b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या निकाल सकते हैं, तो जो मॉड्यूलस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला a² + b²। अभी वैल्यूज पुट करेंगे तो a क्या है -8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू इज 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर। अभी देखिए -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, +64, और 15 का स्क्वायर कर दोगे तो 225। चलो अब इसको रूट के बाहर नहीं निकालना, पहले इसको जोड़ो। 6 4 मतलब 5 4 कितना होता है, 9 होता है, और 6 2 कितना होता है, 8, उसके बाद यहाँ पे 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है पता है आप लोगों को, 17 का होता होगा शायद से। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देखना चाहती हूँ। 17 7 7 7 49, फिर यहाँ पे 11 7 और ये 1, तो 9 8, हाँ बिल्कुल सही। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या हो जाएगा बच्चों, 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। मतलब जो मॉड्यूलस है ना वो हमें कितना मिला, तो वो हमें मिल चुका है 17 बराबर। अब उसके बाद हम इधर क्या कैलकुलेट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा कि हियर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, तो देखो a का वैल्यू इज -8 एंड b का वैल्यू इज 15। तो देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता है, याद कीजिए जल्दी से, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि दिस पॉइंट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। याद है ना आप लोगों को, मैंने ये कैसे लिख दिया, अरे देखो इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ऐसे तो होता है। तो देखो माइनस प्लस है ना, तो ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, वही तो मैंने लिखा है। और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ बताती हूँ क्या बनेगा फॉर्मूला, तो ये बनेगा, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि थीटा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स b/a प्लस पाई। पाई क्यों जोड़ा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखिएगा tan इनवर्स और b का वैल्यू बताओ जल्दी से कितना है, 15, एंड a का वैल्यू इज -8। ठीक, और फिर उसके बाद प्लस पाई। अभी फिर से देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है 10 के अंदर, अच्छा रुको पिछला वाला क्वेश्चन जरा मैं देखूँ, अच्छा ये आया था ना, और ये तो हमने टेबल में देखा नहीं था इसीलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देख लीजिए इधर क्या है, देखो एंगल में माइनस है तो माइनस को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आया tan इनवर्स 15/8 और प्लस पाई। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया है, tan इनवर्स 15/8। 15/8 हमने टेबल में देखा था क्या, आ जाओ ये वाला टेबल देख लो जरा, इसमें कहीं पे भी आपको 15/8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब अभी इसमें कुछ भी मत कीजिएगा, ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा, बस यही आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 10 आता ना तो फिर हम क्या करते, इसके प्लेस पे कुछ लिखते, यानी कि रेडियन लिखते, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी दिस इज आवर एम्पलीट्यूड। तो लिख दीजिएगा लास्ट में आंसर, क्या लिखेंगे देखो आंसर करके, मॉड्यूलस 17 एंड एम्पलीट्यूड इज -tan इनवर्स 15/8 प्लस पाई। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप देख लो इसको एक बार, ये देखो, ठीक है। थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, समझ में आ रहा है ना मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। चलो अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। जी हाँ, ये लीजिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, अरे बाप रे अभी तो ये भी है, अच्छा
अभी 2 और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट 3 नहीं है, ओनली 3। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लेट z विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है 3। अभी इसमें बस रियल, देखो 3 क्या है बच्चों, रियल नंबर है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बस रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ से गायब है। लेकिन हमने क्या देखा था कि अगर हमें मॉड्यूलस चाहिए तो हमारे पास दोनों भी होने चाहिए, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, उसको आप 0 मान लो। ठीक है, क्या मानना है, 0, यानी जो गायब है उसको 0 मान लेने का, बराबर। तो देखो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, a प्लस बी आई के। अब यहाँ से हमें a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे, a विच इज इक्वल टू 3 एंड b विच इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से 0। तो बताइए r यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, a का वैल्यू इज 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 हमें मिलेगा, और 9, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा 9। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, तो 3 होता है, यानी कि r विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो 3 मिलेगा। ये हमें क्या मिला, मॉड्यूलस मिला। अब बारी है किसकी, तो एम्पलीट्यूड की। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3,0। अब ध्यान से सुनिएगा, 3,0 का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट यानी कि रियल एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, 3 को दिखाएंगे, और जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है उस पे हम 0 को दिखाएंगे। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, देखो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, देखो x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 0, यानी कि वो पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर। तो बोलो ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आ जाओ पीछे पीछे पीछे, हाँ यहीं पे तो बताया था ना। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा तो फिर थीटा का डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखने का, 0, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एम्पलीट्यूड क्या बता दोगे, 0 बता दोगे। तो देखो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, सुनिए, यहाँ पर थे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे मेरे को कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द, ये कहाँ पे लाई करेगा, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब किसको हम बोलते हैं, अरे भाई एक्स एक्सिस को ही रियल एक्सिस बोला जाता है। ओके, सो देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि थीटा, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे बच्चे लोग, तो 0 लिख दीजिएगा। थीटा इसका डायरेक्टली वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 0, बस इतना सा ही करना था। ओके, तो देखो यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर लिख दो, कि आंसर करके लिखना मॉड्यूलस, ये हमें क्या मिला है 3 एंड एम्पलीट्यूड इज 0। बस देख लो इसको, यहाँ पर आपका ये 4th सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। थोड़ा जूम कर दूँ, देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम चलते हैं बच्चे लोग आगे। चलो जी, देख लिया, चलो आगे। अब ये ले लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपका 5th सब क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है 1 + i, चलो जी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट z विच इज इक्वल टू 1 + i। अभी ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, a + b i के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 1 एंड b का वैल्यू भी हम लोगों को 1 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है i के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z, फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा 1 + 1, 1 + 1 यानी कि 2, मतलब जो मॉड्यूलस है ना वो हमें क्या मिला, तो √/2, ठीक। चलो एक चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब बारी किसकी है, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, तो एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर 1,1, देखो a का भी वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है, राइट। तो a,1 लाइज इन द, दोनों देखो प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और अगर ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो फिर जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स b अपॉन a, राइट। इसमें कुछ भी प्लस या फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वैल्यूज़ यहाँ पे रखिए, हाँ, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 अपॉन 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बस 1 बचेगा, ठीक है। अब बताइए ये जो हमारा 10 है वो 1 कब होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। आ जाओ आप लोगों को दिखाती हूँ ये टेबल, जो 10 है ना वो 1 कब होता है, तो ये देखो ये 45 डिग्री पे, अरे तू कहाँ जा रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो 1 कब होता है भाई, 45 डिग्री पे होता है। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, पाई अपॉन 4 करके लिखा जाता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब उस टेबल में से कुछ भी आया, यानी इस टेबल में से कोई भी वैल्यू आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो रेडियन मैंने लिखा है वो उठा करके लिख देने का, वो पूरे के प्लेस पर। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हम डायरेक्टली इधर क्या लिख देंगे, तो इधर हम डायरेक्टली लिख देंगे पाई अपॉन 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड। तो लास्ट में आंसर लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस, बोलो कितना आया है, √2, एंड एम्पलीट्यूड इज पाई अपॉन 4। समझे, तो देख लो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। रुको बड़ा करके दिखा देती, मतलब छोटा करके दिखा देती हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए ना, इन्हें हमें पोलर फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। तो चलो आप लोगों को पहले तो ये बता देती हूँ कि पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो सुनिए, वैसे तो मैंने बताया भी था लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो जैसे कि पोलर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, z विच इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पे लिखने का r फॉर क्या होता है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से, मॉड्यूलस होता है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखने का cos थीटा, थीटा यानी क्या, एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद से i आता है, फिर यहाँ पे लिखने का साइन थीटा i, और यहाँ पर साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या, देखो यहाँ पे लिखने का r, फिर इसके बगल में e, और इसका पावर लिखने का i इंटू थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो बस ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर हमें पोलर फॉर्म बताना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो हमारे पास r यानी कि मॉड्यूलस होना चाहिए, और हमारे पास थीटा मतलब एम्पलीट्यूड होना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो r की और थीटा की, है कि नहीं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन में ना मॉड्यूलस निकालना होगा और एम्पलीट्यूड निकालना होगा, और तब जाके हम लोग पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, देखो पहले हम क्या निकालेंगे, तो ये मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट z विच इज इक्वल टू -1 फिर प्लस माइनस √3i। बताओ ये जल्दी से, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो a प्लस बी आई के, राइट। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू इज -1 एंड b का वैल्यू इज प्लस √3। तो देखिए अभी यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, यानी कि मॉड्यूलस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट और फिर a² प्लस b²। चलिए बताइए, a का वैल्यू इज -1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, -1। उसके बाद से क्या लिखेंगे, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर। चलो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +1। और यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 आएगा। मतलब क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाएगा। अभी इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि जो r है ना वो हमें क्या मिला बच्चों, 2 मिला। ठीक है,
तो मॉड्यूलस हमें मिल चुका है, क्या मिला, 2 मिला। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, यानी कि थीटा की। अब थीटा कैसे निकाला जाता है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे कि हियर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, ए का वैल्यू इज -1 एंड बी का वैल्यू इज √3। तो देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, -1 एंड √3। तो देखो माइनस प्लस यानी कि ये आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि थीटा। देखो tan इनवर्स b/a और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस पाई, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे पाई को इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा चलो अभी ऊपर आगे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी b का वैल्यू बताइए जल्दी से, √3 एंड a का वैल्यू इज -1। फिर उसके बाद यहाँ पे पाई। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर माइनस एंगल में है तो वो बाहर निकल आता है। तो देखिएगा यहाँ पे एंगल में माइनस है ना, तो वो बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा क्या, तो tan इनवर्स और रूट के अंदर क्या बचेगा, ओनली 3। देखो 3 के नीचे क्या है, √3 के नीचे क्या है, 1 है ना। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है 2/1, तो 2/1 को हम ऐसे लिख सकते, मतलब 2 करके लिख सकते हैं, समझे। रुको आपको बताती हूँ, आपको ऐसे नहीं समझेगा। देखो मान लीजिए ऐसा है 2/1, तो 2/1 को हम ऐसे भी लिख सकते, दोनों का मतलब सेम है। यानी कि अगर नीचे 1 रहता है ना तो उसको आप हटा भी सकते हो, समझे। अगर ऊपर 1 होता, अगर ऐसे 1/2 होता तब तो आपको यही लिखना पड़ता, लेकिन अगर नीचे 1 था तो हम उसको हटा सकते थे। तो इसी प्रकार से मैंने इधर से इसको क्या किया है, हटा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस पाई। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखो मैंने आपको जो टेबल बताया था उसमें हमने √3 देखा था, क्या tan √3 कब होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। आ जाओ आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे पीछे पीछे कहाँ गया हमारा टेबल, हाँ यहाँ पर देखिएगा। जो 10 है वो √3 कितने डिग्री पे होता है, तो देखो 10 यहाँ पर देखो √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। 60 को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, तो π/3 करके लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे बच्चे लोग π/3 इस पूरे के प्लेस पे। किसके प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे हम लिख देंगे π/3। समझ में आया। और ये माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/3, फिर यहाँ पर पाई। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो -π का -π ही रहेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई पाई में करो तो यहाँ पे 3π आएगा। अच्छा नीचे बोलो 3। अभी क्या, तो देखो -π + 3π आंसर कितना आएगा, तो अगर मैं 3π में से 1 पाई को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 2π और नीचे क्या आ गया 3। यानी कि जो एम्पलीट्यूड मतलब जो थीटा है ना उसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो 2π/3, ठीक है। चलो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो हमारे पास ना जो हमको चाहिए था, जैसे कि देखो हमें r भी मिल चुका है, r बोलो कितना है 2, एंड जो थीटा है ना ये हमें कितना मिला, तो 2π/3। अभी इन दोनों की मदद से हम लोग पोलार फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि देयरफॉर पोलार फॉर्म ऑफ z, पोलार फॉर्म ऑफ z क्या हो जाएगा बताइए। मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए फॉर्मूला, तो क्या आता है r, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो r का वैल्यू इज 2, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे cos एंड थीटा इज, थीटा बताइए क्या है, 2π/3, उसके बाद से प्लस i और फिर यहाँ पे साइन, और थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, तो 2π/3। बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये है पोलार फॉर्म ऑफ z, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। चलिए इधर मैं लिखती हूँ एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखने का r × e, फिर i रेज टू ऊपर मतलब पावर में i × थीटा। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो r का वैल्यू इज 2, फिर यहाँ पे e आएगा, और थीटा क्या है 2π/3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2π/3, और फिर इसके बगल में क्या आ जाएगा बच्चों, i आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो हमने निकाल लिया है इसका आंसर, आप देख सकते हो। पूरा दिखाओ शुरू से, हाँ ये देखो काफ़ी छोटा है, नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। चलो देखते जाओ आप लोग।
ये देखिए लास्ट में ये रहा इसका आंसर। चलो आगे चले। अभी ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही है। चलो आ जाओ हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। तो देखो, अगर हमें पोलार फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। तो अभी इसके लिए हमें फिर से वही सब कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट जेड विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या दिया है माइनस आई, यानी कि इमेजिनरी पार्ट दिया गया है और जो रियल पार्ट है ना वो तो है ही नहीं। अब जो नहीं है उसको हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे, यानी कि रियल पार्ट इसमें क्या हो जाएगा जीरो, एंड इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे दिया गया है माइनस आई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बच्चे लोग माइनस आई। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a प्लस बी आई के। चलिए बताइए यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो a का वैल्यू 0 मिल जाएगा, एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -1 मिलेगा। अब r क्या होगा, तो r के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, b का वैल्यू इज -1 तो -1 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है, मतलब r हमें कितना मिला, तो 1 मिला, राइट। चलो r तो हमने निकाल लिया है, अब बारी किसकी है, थीटा की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर देखो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चे लोग 0, और b का वैल्यू क्या है -1 है। b का वैल्यू इज -1, तो ये कहाँ पर लाई करेगा बताइए जल्दी से, लाइज आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0, यानी x एक्सिस पे हमें 0 लेना है, y एक्सिस पे 1 मिनट 0 एंड -1 ही है ना, ठीक है। हमें x एक्सिस पे 0 लेना है और y एक्सिस पे -1 लेना है, तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पे -1, तो y एक्सिस का माइनस किधर होता है, इधर, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये किधर आ रहा है, ये निगेटिव y एक्सिस के इधर आ रहा है। देखो ये हमारा y एक्सिस है, इसके निगेटिव साइड में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा पॉइंट इस साइड में आता है तो फिर यहाँ पर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो 3π/2 करके लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मिटा दो पहले, आ जाओ यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइज ऑन द निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, भूलिएगा मत, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। सो देयरफॉर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3π/2। समझ में बात आई, बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो हमारे पास देखिए थीटा भी आ चुका है और r भी आ चुका है। अब हम पोलार फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि पोलार फॉर्म ऑफ z, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो कॉस थीटा प्लस आई, फिर यहाँ पर क्या आता है साइन थीटा, राइट। चलो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, r का वैल्यू इज 1 एंड थीटा इज व्हाट 3π/2 प्लस आई, उसके बाद से इधर साइन, और थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 3π/2, समझे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। देख लो इसको हमने पोलार फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। चलो बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, बताया था ना अभी, r इंटू ई, इसका पावर i इंटू थीटा। वैल्यूज रखो, r इज 1, e तो e ही रहेगा, i, और थीटा इज व्हाट 3π/2। इसको ठीक से करके लिख दो, यानी ये जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई e में करोगे तो वही आएगा, e आएगा, उसके बाद से 3π/2 एंड इसके बगल में i आ जाएगा, बस इतना ही तो करना था। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। देख लीजिए यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आ जाओ शुरू से दिखा देती हूँ। देखिए
चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि लेट z विच इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे ये रियल पार्ट इसका दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, तो 0 अज्यूम करेंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो a प्लस बी आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा -1 एंड b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। तो अब बताइए r क्या हो जाएगा, तो r का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, तो ये होता है r का फॉर्मूला स्क्वायर रूट और फिर यहाँ पे क्या लिखने का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है एंड 0, तो यहाँ पर क्या आएगा रूट के अंदर 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि r हमें क्या मिला, तो 1 मिला। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे थीटा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर हमारा पॉइंट क्या बनेगा, तो देखिएगा a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू 0, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, लाइज ऑन, ये कौन से एक्सिस पे आएगा, तो देखिएगा -1 एंड 0, देखो ये हमारा y एक्सिस x एक्सिस -1, यानी कि x एक्सिस पे -1 लेना है, y एक्सिस पे हमें 0 लेना है, तो x एक्सिस पे -1 यहाँ पर आएगा, y एक्सिस पे 0 यानी कि यहाँ पर आएगा, मतलब जो हमारा पॉइंट है ना वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो ये जो पॉइंट है वो किस साइड आ रहा है, वो तो x एक्सिस के निगेटिव साइड में आ रहा है, तो जब x एक्सिस के निगेटिव साइड में कोई पॉइंट आता है तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये वाला साइड ये कितना डिग्री होता है 180 को रेडियन में बोलोगे तो क्या होता है पाई, इसके लिए यहाँ पर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई लिख सकते हैं। समझ में बात आई, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, यानी कि x एक्सिस। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, बस सिंपल इतना ही करना था। तो देखो हमें पाई मिल चुका है और हमें r भी मिल चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे पोलार फॉर्म जो है वो बता सकते हैं, तो हम इधर लिखेंगे कि देयरफॉर पोलार फॉर्म ऑफ z क्या होगा, फॉर्मूला r, फिर उसके बाद cos थीटा प्लस i साइन थीटा। चलो यहाँ पे वैल्यूज रखो, r का वैल्यू इज व्हाट 1 एंड उसके बाद यहाँ पे cos थीटा पाई है प्लस i, फिर यहाँ पर क्या आएगा साइन और थीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे पाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोलार फॉर्म। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z, फॉर्म ऑफ z विच इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देखो ये होता है, वैल्यूज रखो r इज 1 एंड i तो वैसा ही रहेगा, थीटा इज पाई, मतलब क्या आएगा ये देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई e में करोगे तो वही आएगा, फिर उसके बाद पाई और फिर यहाँ पर आ जाएगा i। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देख लीजिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, आप देख सकते हो, रुको आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, देख लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, मतलब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सब चीज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक और बात बताऊं, जैसे यहाँ पर हमने ये जो देखा था ना, आप बोलेंगे कितना कंफ्यूज करते हो, पर है ऐसा भी आता है, जैसे हाँ ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये देखो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलार फॉर्म बताया ना, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले। जैसे इसको मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि इसको ना इस फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो, a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलते हैं ना, तो आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो इजी होते हैं, इसके आगे का आप लोग कर पाओगे, चिंता मत कीजिएगा। उसके लिए आपको ना साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ना वो आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 तो याद होने ही चाहिए, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं और यहाँ पे हम इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको एक बात बता दी, देखो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ना, तो मैं बताऊंगी कि कहाँ पर मिलेगा। आप
एक बार जाकर के देख लेना, एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा मत देखिएगा, लेकिन कैसे सॉल्व करना होता है एक बार जरूर आप देख लेना, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5i, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, रुको देन रिप्रेजेंट द, अच्छा ये सब हमें रिप्रेजेंट करना है इन आर्गन्स डायग्राम। ओके, आर्गन्स डायग्राम बनाना है और वहां पर ये सारे पॉइंट्स को, मतलब z, z बार, -z, -z बार, ये सब कुछ हमें रिप्रेजेंट करना है। चलो आ जाओ करते हैं हम ऊपर, थोड़ा मैं इसको लेके जाऊंगी और हम यहाँ पर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलो बताओ z क्या है, तो z है हमारा 3 + 5i, ठीक। अच्छा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा a + bi के, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से a का वैल्यू 3 मिल जाएगा एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे लोग, तो 5 मिल जाएगा, बराबर। तो चलो यहाँ से हमें a एंड b की, देखो अगर हमें आर्गन्स डायग्राम में कुछ भी दिखाना है तो हमारे पास a एंड b होने चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लोग वो पॉइंट को, मतलब तभी तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल पाएंगे ना, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो इसीलिए मैंने a और b के वैल्यूज यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, z बार की, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, देखो ये z है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो 3 - 5i। अगेन ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a + bi के। तो देखिएगा यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा एंड b का वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिलेगा -5, बराबर। चलो अभी आगे चलते हैं, ये काम तो हमने कर लिया। उसके बाद -z, तो -z, अभी इसके लिए क्या करना होगा, z आपका ये है, इसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, -z बोला गया है। तो चलो जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो इधर -3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -5। उसके बाद बोलो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, a + bi के। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे लोग, -3 एंड b का वैल्यू इज -5, बराबर। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे -z का बार। तो -z ये है, अब इसका बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3, इसके साइन को हम चेंज कर देंगे यानी कि +5 हो जाएगा। अब बताओ +5i, अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a + bi के, राइट। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिल जाएगा, समझे कि नहीं। यस, तो ये हमने कर लिया, यानी हमने z निकाल लिया, z बार, -z और -z बार, बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, यानी कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और फिर वहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर, मान लीजिए ये जो है ना, कहाँ गया, रुक जा, नीचे आ जा तो पहले। यहाँ पे हम लोग पॉइंट भी बना लेते हैं, देखो यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, तो 3, 5। फिर उसके बाद जो पॉइंट b है ना वो क्या हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं 3, -5 एंड जो c है, c हम ले लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे तीसरा, एंड चौथा को हम लोग d कंसिडर कर लेते हैं, -3, 5। ठीक, समझ गए। अब चलो आ जाओ, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं और ये सारे पॉइंट्स को दिखाते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस। अरे ये तो टेढ़ा हो गया, अब ठीक है ना। एक हो गया रियल एक्सिस और एक हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब क्या करना होगा, तो इसके ऊपर हम 1, 2 इस तरीके से लिख देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे y भी 0 होता है, x भी 0 होता है, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, समझे। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, 3, 4 एंड 5। इधर भी ले लो, इधर माइनस में आएगा -1, -2, -3, काफ़ी पास में ले लिया ना, -4 एंड यहाँ पर -5। इधर देखिए -1, -2, -3, -4 एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -5। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, रुको 1 मिनट, अभी नीचे ले लूँगी बाद में। इधर 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, समझे। तो ये क्या है बच्चों, ये है रियल एक्सिस, यहाँ पे लिख दो। और ये क्या है भाई, इमेजिनरी एक्सिस। आ जाओ, सीख लो कैसे आर्गन्स डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को।
देखो यहाँ पर पॉइंट ए क्या है 3,5, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी हमें x एक्सिस पर हमें 3 लेना है और y एक्सिस पे 5। तो देखो 3 x एक्सिस पे यानी रियल एक्सिस पे ये रहा, और y एक्सिस पे हमें क्या लेना है 5 लेना है। तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, तो y एक्सिस पे 5 यानी कि यहाँ पर, और इस पे ये 3। तो देखो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ से एक लाइन खींचो सीधी सी ये, और फिर यहाँ से एक सीधी सी लाइन जाएगी। आज मैं आपको लाइन खींच करके बता देती हूँ कहाँ मिलेगा लाइन हमें, ये वाली लाइन कहाँ मिलेगी, हाँ यहाँ पर मिली ना। देखो यहाँ से एक लाइन खींच देना ऐसे करके, ये आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से एक लाइन सीधी सी खींच देंगे, ये देखो, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, राइट। ये हो गया पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 3,5, और ये क्या है भाई, ये तो z है हमारा, समझ में आया। हाँ ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड क्या है, वैसे सेकंड क्या है 3,-5। तो 3,-5 यानी कि x एक्सिस पर हमें 3 देखना है, y एक्सिस पे -5। तो देखो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस -5, यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। आज जो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ से बनाना और इसको यहाँ से बनाना, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। टेढ़ा हो गया ना, रुको सीधा करती हूँ, पहले यहाँ से खींचती हूँ, ठीक। ये हो गया पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-5, और ये क्या है, तो ये है हमारा z बार, ओके। ऊपर आप देख लीजिएगा वो z बार है। फिर उसके बाद -3,-5 यानी दोनों भी माइनस, तो देखो -3 यहाँ पर, -5 यहाँ पर, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, -3 को सीधा सीधा इधर से ले लो। अरे गड़बड़ हो गई, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,-5। ये क्या है, तो ये है -z, समझे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट -3,5। तो -3 हमें x एक्सिस पर देखना है, y एक्सिस पे 5, यानी कि ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। इससे यहाँ से एक लाइन ले लो और फिर सीधी गई ना, एक यहाँ से लाइन ऐसे खड़ी कर दो। अरे ये तो पूरा ही मिट गया, रुको फिर से खींच देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,5, और ये क्या है, तो ये है -z का बार, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी आपको करना क्या, अभी ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे ना आप एक काम कीजिएगा, बस अभी आपको लाइन खींच देना है। लाइन कैसे खींचोगे, तो ऐसे यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसको ज्वाइंट कर दो, इधर से इसको, अरे यहाँ पे खड़े रहे, हाँ चलो हो गया। ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना, बस ये है अभी आपका फाइनल आंसर। यानी इस तरीके से आर्गन डायग्राम में हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप ये लाइन नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, यानी ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आप लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। चलो देख लो इसको अच्छे से, ऐसे ही करना है। मैं बड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो ये जो ए भी मैंने लिखा था, देखो ए मतलब z यहाँ पर, फिर बी यानी क्या z बार, ये देखो दिख रहा है, फिर सी यानी कि -z, ये देखो, और फिर डी यानी कि -z का बार, ये देखो यहाँ पे -3 और 5, समझे। तो देख लीजिए ये है बच्चे लोग आपका फाइनल आंसर। देखो तो सारे ही टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। वैसे तो कुछ छूट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है अगर छूटा हुआ है तो मुझे आप बता सकते हो, है ना। मेरे तरफ से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे आपके एग्जाम में, मतलब उससे एक्स्ट्रा चीज़ें ही मैंने बताई हैं। तो इतने क्वेश्चंस की भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से, और सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लोगे, समझ लोगे, फिर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो
पढ़ते रहिएगा, जितना मैंने सिखाया है अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी के चैप्टर्स चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, और भी कई सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं और कुछ बाकी भी हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, और सुनिए यहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देती हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये जो हमारे चैनल का नाम है वही है टेलीग्राम चैनल का नाम, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी ये है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और एक और बात, हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, SK क्लास करके ये ऐप है, इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फॉर स्टडी मटेरियल्स। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन।